हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेबल पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सुझाव हैं तो वो भी हमसे साझा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। बड़ा भाई। मेरे बड़े भाई मुझसे 4 वर्ष बड़े थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे हमारे बीच 4 नहीं 40 वर्षों का अंतर हो। मैं 13 वर्ष का था और वह 17 के। मैं दुनिया को खेल के मैदान, नदी के किनारे, स्कूल की छुट्टियों में देखता था। भाई साहब दुनिया को किताबों, नियमों और जिम्मेदारियों की नज़र से देखते थे। हम दोनों को पढ़ने के लिए शहर के एक पुराने छात्रावास में रखा गया था। उत्तराखंड के पिताजी का विचार था कि घर में रहकर दोनों बिगड़ जाएंगे। उनका कहना था कि पढ़ाई के दिनों में आदमी को घर की ममता से दूर रखना चाहिए, तभी उनमें अपने पैरों पर खड़े होने की आदत पड़ेगी। मेरे बड़े भाई इस बात को बहुत गंभीरता से लेते थे। उन्होंने छात्रावास की दीवार पर एक कागज चिपका कर रखा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, समय ही जीवन है। मैंने उस वाक्य को पढ़कर मन ही मन सोचा, अगर समय ही जीवन है तो फिर जीवन में थोड़ा खेल भी होना चाहिए, नहीं तो बेचारा समय अकेला रह जाएगा। भाई साहब का जीवन घड़ी की सुइयों में बंधा हुआ था। सुबह 5 बजे उठना, 5:15 पर मुंह धोना, 5:30 पर व्यायाम, 6 बजे पढ़ना और 7 बजे पिछली रात याद किए गए पाठ को दोहराना। स्कूल से लौटने के बाद आधे घंटे आराम और फिर किताबें। शाम को थोड़ा देर टहलना भी उनके कार्यक्रम में था, मगर टहलने का अर्थ भी उनके लिए टहलना नहीं बल्कि चलते चलते पाठ याद करना था। मैंने एक दिन पूछा, भैया टहलते समय भी किताब याद करते हैं क्या? उन्होंने गंभीर होकर कहा, तुम्हें मजाक सूझता है, यही कारण है कि तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं चुप हो गया। मुझे पढ़ाई से कोई विशेष शत्रुता नहीं थी। मैं इतना अवश्य चाहता था कि किताब को किताब की तरह पढ़ूं, बोझ की तरह न ढूंढूं। गणित के सवाल मुझे तब तक अच्छे लगते जब तक वे कागज पर रहते थे, लेकिन जैसे ही वही सवाल परीक्षा की कॉपी में उतरते मेरे हाथ पांव फूल जाते। इतिहास में राजाओं के नाम मुझे ऐसे लगते जैसे किसी ने एक ही परिवार के 50 बच्चों के नाम रख दिए हों। भूगोल में नदियों, पहाड़ों आपस में इस तरह घुल मिल जाते कि मुझे लगता गंगा शायद नील नदी के किनारे बह रही है। भाई साहब इन सब बातों को मेरी बुद्धि की कमजोर मानते थे। वह कहते, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी यही है कि तुम हर चीज को आसान समझते हो। पढ़ाई कोई आम का पेड़ नहीं है कि डाली पकड़ी और आम तोड़ लिया। मैं सर झुकाकर बैठ जाता, लेकिन जैसे ही वह किताब में डूबते मैं खिड़की से बाहर झांकने लगता। हमारे छात्रावास के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान था। शाम होते ही वहाँ शहर के लड़के खेलने आते, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी पतंगबाजी। मैं खिड़की से उन्हें देखता और मन में ऐसी बेचैनी होती जैसे कैदी जेल की सलाखों से पीछे से मेले को देख रहा हो। एक दिन मैंने भाई साहब से कहा, आज बस आधे घंटे खेला हूँ। उन्होंने किताब से नजर उठाए बिना ही कहा, आधा घंटा खेलोगे, फिर 1 घंटा बातें करोगे, फिर खाना होगा और फिर पढ़ाई छूट जाएगी। आधे घंटे की शुरुआत का अंत जानते हो? मैंने कहा, लेकिन आधे घंटे में कोई आदमी विद्वान भी तो नहीं बन सकता। उन्होंने चश्मा उतार कर मेरी तरफ देखा। यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम सोचते हो कि थोड़ा थोड़ा समय किसी काम का नहीं होता। जिंदगी में बड़ी चीजें इसी थोड़े थोड़े समय में बनती हैं। मुझे उनकी बातें ठीक लगती, लेकिन मैदान में खेलते लड़कों को देखकर वह ठीक लगने वाली बातें धीरे धीरे गलत लगने लगती। उस रात मैंने तय किया कि कल मैं नियमित पढ़ाई करूंगा। मैंने अपनी कॉपी निकाली और पूरा कार्यक्रम बनाया। सुबह 6 से 7 गणित, 7 से 8 इतिहास, 8 से 9 नाश्ता और स्कूल की तैयारी। स्कूल से लौटकर 4 से 5 अंग्रेजी, 5 से 6 भूगोल, 6 से 7 विज्ञान, 7 से 8
8 खाना, 8 से 9 हिंदी, 9 से 10 दोहराई, 10 बजे सोना। कार्यक्रम बनाते समय मुझे ऐसा आनंद आया जैसे मैंने आधी परीक्षा पास कर ली हो। लेकिन अगले ही दिन शाम को मैदान में एक लड़के ने मुझे आवाज़ दी, अरे चलो, नई गेंद आई है। मेरी सारी शिक्षा, सारे नियम, मेरा बनाया हुआ सारा कार्यक्रम उसी क्षण हवा हो गया। मैं मैदान में जा पहुंचा। 1 घंटे बाद जब मैं वापस आया तो बड़े भाई साहब कमरे के बाहर बैठे थे। उन्होंने घड़ी की ओर देखा, फिर मेरी ओर, फिर घड़ी की ओर। मैंने कहा, आज थोड़ा खेल लिया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बोले, तुम्हें पता है अभी कितने बजे हैं? मैंने कहा 7:30। और तुम्हारा कार्यक्रम क्या था? मैंने चुपचाप अपनी कॉपी देखी। वहाँ 7 से 8 में मैंने लिखा था खाना। भाई साहब बोले, तुम्हारा कार्यक्रम तुम्हारे साथ खेल रहा है। मैंने पहली बार उन्हें मुस्कुराते देखा, लेकिन अगले ही क्षण वह गंभीर हो गया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खेलने से रोकता हूँ? नहीं, मैं केवल चाहता हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण हो। आदमी वही नहीं जो मन में आया कर लिया, आदमी वह है जो मन में आया फिर भी सोच सके कि करना चाहिए या नहीं। उनकी बात सुनकर मुझे कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया। कुछ महीने बाद परीक्षा हुई। भाई साहब ने रात दिन एक कर दिया। मैं भी इस बार कुछ अधिक पढ़ा, नतीजा आया तो मैं अच्छे अंकों से पास हो गया। और बड़े भाई साहब फिर 1 वर्ष के लिए उसी कक्षा में रह गए। मुझे खुशी हुई, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैं उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। उस शाम वह बहुत देर तक चुप बैठे रहे। फिर अचानक बोले, तुम पास हो गए, ये अच्छी बात है। मैंने कहा, आप भी अगले साल हो जाएंगे। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे इसकी चिंता नहीं, मुझे चिंता तुम्हारी है। मैंने पूछा, मेरी? हाँ, आज तुम पास हो गए हो, इसलिए तुम्हें लगेगा कि बिना मेहनत के भी आदमी आगे बढ़ सकता है। यही भ्रम सबसे खतरनाक है। मैंने मन ही मन सोचा, फिर वही उपदेश। लेकिन उस दिन मैंने जवाब नहीं दिया। अगले वर्ष हम दोनों के बीच केवल 3 कक्षाओं का अंतर रह गया। अब मुझे अपने पास होने का थोड़ा अभिमान हो गया था। मैं पहले की तरह भाई साहब से डरता नहीं था। वह भी पहले जितना नहीं डांटते थे। इसी बीच मुझे एक नया शौक लग गया, पुरानी घड़ियां जमा करने का। छात्रावास के पास रविवार को एक छोटा सा पुराना बाजार लगता था। वहाँ टूटे रेडियो, पुराने ताले, पीतल के बर्तन और घड़ियाँ बिकती थीं। मुझे उन घड़ियों में बड़ा आकर्षण दिखता था। कोई घड़ी चलती नहीं थी, फिर भी मुझे लगता कि उसके भीतर कोई सोया हुआ समय पड़ा है, जिसे बस थोड़ा सा छेड़ देने की जरूरत है। एक दिन मुझे वहाँ एक सुंदर जेब घड़ी मिली। उसका शीशा टूटा हुआ था और कांटे 6:10 पर अटके हुए थे। दुकानदार ने कहा, ले जाओ बाबू, चलती नहीं है। मैंने पूछा, कितने की? जिंदगी में ऐसा मौका मेरे पास 1.5 रुपए था। मैंने अपनी जमा की हुई मिठाई की रकम जोड़कर वह घड़ी खरीद ली। कमरे में आकर मैंने उसे बड़े भाई साहब को दिखाया। उन्होंने घड़ी हाथ में लेकर कहा, बेकार चीज के लिए पैसे खर्च कर दिए। मैंने कहा, मैं इसे ठीक करूंगा। उन्होंने घड़ी मुझे वापस देते हुए कहा, पहले अपनी जिंदगी ठीक कर लो, फिर घड़ी ठीक करना। मैं नाराज हो गया। मैंने कहा, हर चीज में पढ़ाई क्यों ले आते? भाई साहब चुप हो गए। उस रात मैंने देखा वह बहुत देर तक कुछ लिखते रहे। अगली सुबह मैं उठा तो मेरी घड़ी मेज पर रखी थी। वह चल रही थी। 6:10 से आगे बढ़कर वह 6:35 दिखा रही थी। मैं आश्चर्य से बड़े भाई साहब की ओर देखने लगा। उन्होंने कहा, नीचे बाजार वाले घड़ी 7 से ठीक कराइए। मैंने पूछा, आपने? उन्होंने कहा, हाँ। फिर कुछ देर बाद बोले, तुम्हें पसंद है ना? मैंने सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, लेकिन इसे पढ़ाई के समय मत देखा करो। मैं हंस पड़ा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि बड़े भाई साहब की कठोरता के पीछे कुछ और भी था। वह मुझे रोकते थे, लेकिन मेरी छोटी छोटी पसंदों को याद रखते थे। मैं बीमार पड़ा तो वह रात भर मेरे सिरहाने बैठे रहे। मेरे जूते फट गए तो बिना बताए बाजार से सिलवा लाए। पिताजी से पैसे कम आए तो उन्होंने अपना दूध बंद कर दिया, मगर मुझे पता तक नहीं चला। एक दिन
मुझे इस बात का संयोग से मालूम हुआ। मैंने कहा आप दूध क्यों नहीं पीते हैं? उन्होंने हंसकर कहा डॉक्टर ने मना किया। कौन से डॉक्टर ने? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया। उस दिन पहली बार मुझे अपनी छोटी उम्र पर शर्म आई। जिस आदमी को मैं हर समय कठोर समझता था वह शायद मुझसे ज्यादा कोमल था। समय बीतता गया। मुझे तुम्हारे साथ एक शाम हम दोनों छात्रावास की छत पर बैठे थे। सर्दियों की हवा चल रही थी। दूर किसी घर से हारमोनियम की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा भैया आपको कभी खेलने का मन नहीं करता? उन्होंने कहा बहुत करता है। मैंने आश्चर्य से पूछा फिर खेलते क्यों नहीं? वह कुछ देर चुप रहे फिर बोले क्योंकि मुझे डर लगता है किससे तुम्हारे बिगड़ जाने से। मैं हंस पड़ा। मैं इतना भी नहीं बिगड़ा। तुम्हारे साथ वह भी मुस्कुरा दिए। जानता हूँ। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं तुम्हारा रास्ता रोकता हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हारे आगे चलने की कोशिश करता हूँ ताकि अगर कोई गड्ढा हो तो पहले मुझे दिख जाए। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उसी समय नीचे मैदान में कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे थे। एक पतंग कटकर हमारी छत पर आ गई। उसकी डोर हवा में लहरा रही थी। बड़ी भाई साहब ने अचानक उठकर डोर पकड़ ली। मैं चौंक गया। आप पतंग उड़ाएंगे? उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा आज पढ़ाई। मैंने कहा सच? उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा क्या? पतंग तुम उड़ाओगे, मांझा मैं संभालूंगा। हम दोनों छत किनारे खड़े हो गए। पतंग धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। भाई सामने डोर संभाले और मैं चढ़ी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा देखो पतंग जितनी ऊपर जाती है डोर उतनी ही जरूरी हो जाती है। मैंने कहा मतलब? उन्होंने हंसकर कहा मतलब यह कि उड़ना सीखो लेकिन डोर कभी मत भूलना। मैंने उनकी ओर देखा। उस समय पहली बार मुझे लगा कि वह केवल मेरे बड़े भाई नहीं, वह मेरे जीवन की वह डोर है जिसे मैं बचपन से बंधन समझता था। शाम गहराने लगी। पतंग आसमान में एक छोटे से बिंदु की तरह नजर आ रही थी। मैं चरखी चला रहा था और बड़े भाई साहब डोर संभाले रखे हुए थे। अचानक हवा तेज हुई। पतंग झटके से ऊपर उठी। बड़े भाई साहब ने डोर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा अब संभालो के पास जो सड़क मैंने दोनों हाथों से डोर पकड़ी और उसी दिन मुझे पहली बार समझ आया कि किसी का हाथ पकड़कर चलना और किसी के हाथ से डोर संभालना दोनों में बहुत फर्क है। कुछ लोग हमें रोकते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में वही लोग हमें गिरने से बचा रहे होते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कीमत हमें तब समझ में आती जब हम उनसे आगे निकल जाते हैं। भाई साहब मुझसे 4 वर्ष बड़े थे लेकिन आज भी जब मैं जीवन का किसी उलझन में पड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वह मुझसे बहुत आगे चल रहे हैं और मैं अब भी उनकी डोर पकड़कर पीछे पीछे चल रहा हूं। हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई है जो छोटी सी बेटी आपके जीवन की दिशा उसी रात जमुना देवी ने गौरी से पूछा आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है तो गौरी कुछ पल चुप रही फिर सिर झुका लिया। माँ ने उसके मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए पता था वह गरीब है। गौरी मुस्कुराई और बोली हाँ माँ। जमुना देवी ने पूछा तुझे पता है उसके पास कोई बड़ा घर नहीं है? गौरी ने कहा हाँ। माँ ने फिर पूछा फिर भी? गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा माँ उसके पास बड़ा घर नहीं लेकिन उसके दिल में मेरे लिए जगह बहुत बड़ी है। जमुना देवी ने बेटी को सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा तो फिर डर मत। जिंदगी में पैसा जरूरी है लेकिन पैसा कभी भी इंसान का चरित्र नहीं खरीद सकता। अगर तूने सोच समझकर फैसला लिया है तो मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन हरिराम ने देवेंद्र को घर बुलाया। देवेंद्र डरते हुए आंगन में आया। हरिराम कुछ देर तक उसे देखता रहा फिर पूछा बेटा मेरी बेटी को क्या दे पाओगे? देवेंद्र ने सिर झुकाकर कहा बाबा मैं उसे महंगे कपड़े बड़ी गाड़ी शायद ना दे पाऊँ लेकिन मैं उसकी मेहनत की कदर करूँगा। अगर वह पढ़ना चाहेगी तो उसे पढ़ाऊँगा। अगर नौकरी करेगी तो उसके साथ खड़ा रहूँगा और अगर कभी मैं गलत हुआ तो उसे मेरी गलती बताने का पूरा अधिकार होगा। हरिराम की आंखें भर आईं। उन्होंने देवेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा
बस बेटा, मुझे यही चाहिए था। मैं अपनी बेटी को अमीर घर में नहीं, अच्छे इंसान के घर में भेजना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों बाद गौरी की शादी देवेंद्र से हो गई। राघव को जब यह खबर मिली तो वह गांव आया, लेकिन इस बार गांव उसके साथ नहीं था। जिन लोगों को वह अपनी दौलत के दम पर छोटा समझता था, वही लोग आज हरिराम के घर के बाहर खड़े थे। राघव ने आखिरी बार गौरी से कहा, तुमने मेरी दौलत ठुकराई, ये जिंदगी भर पछताओगी। गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मैं कभी कभी मुश्किलों से जरूर लड़ूंगी, लेकिन मुझे अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपकी दौलत नहीं ठुकराई है, मैंने उस जिंदगी को ठुकराया है जिसमें मेरी कोई आवाज़ नहीं होगी। समय बीतता गया। देवेंद्र और गौरी ने एक छोटा सा घर बनाया है। घर के बाहर देवेंद्र ने लकड़ी की एक छोटी सी पट्टी लगाई जिस पर लिखा था पहाड़ी पाठशाला। गौरी ने गांव के बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन गई। देवेंद्र आज भी अपनी दुकान चलाता था। दोनों की जिंदगी में बहुत अमीरी नहीं थी, लेकिन घर में हंसी थी, सम्मान था, एक दूसरे के सपने के लिए जगह था, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम। एक शाम गौरी उसी पुराने देवदार के पेड़ के नीचे खड़ी होकर नीचे बहती नहर को देख रही थी। देवेंद्र उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या सोच रही हो गौरी? गौरी मुस्कुराई और बोली, सोच रही हूँ, अगर उस दिन मैंने डर कर फैसला लिया होता तो शायद मेरे पास बड़ा घर होता, लेकिन यह सुकून ना होता। देवेंद्र ने कहा, और अगर उस दिन तुमने मेरा साथ चुना ही नहीं होता? गौरी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो शायद मुझे जिंदगी भर यह सवाल परेशान करता कि मैंने अपनी आवाज़ क्यों नहीं सुनी। पहाड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में देवदार की खुशबू थी और दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। गौरी ने सामने फैली घाटी को देखा और मन ही मन सोचा कि जिंदगी में सबसे बड़ा फैसला हमेशा वही नहीं होता जिसमें सबसे ज़्यादा सुख सुविधाएं मिले। कभी कभी सबसे बड़ा फैसला वह होता है जिसमें इंसान अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता चुने, क्योंकि सच्चा प्रेम वह नहीं जो आपके महंगे घर में कैद कर दे। सच्चा प्रेम वह है जो आपके सपनों के लिए दरवाजा